नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू अनोखी कहानियां। मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं? उनके साथ क्या होता है? क्या वो वापस आते हैं? याद कीजिए, आपने बचपन में कई रातें इन सवालों के घेरे में बिताए होंगे। मैं भी सोचता था उन दिनों जब मैं करीबन 10 साल का था और आगरा के खतीक पहाड़ा के मोहल्ले में रहता था। ये सोच मेरे जहन में अक्सर आती थी कि मरने के बाद कब्र कितनी खौफनाक और अंधेरी वाली जगह होती होगी, जहाँ लाखों कीड़ों और मकड़ों के बीच कोई नहीं होगा जो आपको बचाएगा। कान और नाक में चींटियां और कॉकरोच जाते होंगे, लेकिन आप सर भी नहीं हिला सकते। ये सब अक्सर मुझे तब याद आता था जब मैं किसी का जनाजा देखता था, जैसे उस दोपहर देख रहा था। सफेद कपड़ों में लिपटी रशीदा खाला की मैयत। मोहल्ले में सब उनको खाला कहते थे। 70 के आसपास उम्र रही होगी उनकी। हमारे घर से चौथा मकान था उनका। हस्बैंड नहीं थे। वो 3 शादीशुदा बेटों के साथ रहती थी। खाला पूरे दिन कभी इस गली कभी उस चौखट, कभी किसी के दरवाजे पर खड़ी बातें करती दिखाई देती थी। कभी कभी लाइट जाने पर भूत या साया दिखाई देने का किस्सा भी बताती थी। अरे जाओ खाला, फालतू काहे डरा रही हो? पड़ोसी कादर भाई कहते तो आजू बाजू के लोग और गौर से सुनने लगते। खाला आंख फैला के कहती, अरे तो क्या झूठ बोल रहे हैं? अपनी आंखों से देखा। गली से निकला कोई, पूरे सफेद कपड़ों में, जैसे कफन। नाक पे रुई, आंखों की पुतलियां सफेद। इस गली से निकल के वो सामने की तरफ से हमीदा आपा के घर की तरफ गया था। हमीदा आपा? फिर कोई पड़ोसी पूछता, वही हमीदा आपा जिसे फातिया का खाना देते हैं, वही? हाँ वही। और क्या 10-20 हमीदा है क्या मोहल्ले में? उनकी बात सुनकर कादर भाई के चेहरे पर डर दिखाई देता था, जिसको छुपाते हुए वो कहते थे, अरे डराना किसी और को। हम तो खुद ही रात में 3-4 बजे तक छत पे टहलते हैं। हमें तो कोई नहीं दिखा कभी। पहले भी खाला ने ये बात कई बार लोगों को बताया था। एक बार तो मेरी मम्मी को भी एक बात बताई थी कि रात में सफेद कफन में किसी साई को सड़क के उस पार जाते देखती है। उसके सफेद कपड़े पे मिट्टी के दाग होते हैं। उसके जिस्म पर कुछ कीड़े रेंगते होते हैं, जैसे वो अभी अभी कब्र से निकल कर बाहर आया हो, अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर बस चले जा रहा हो। मम्मी ने हंसते हुए कह दिया, ऐसा नहीं होता खाला, कुछ और दिख गया होगा आपको। मुझे याद है खाला के जाने के बाद मम्मी ने उस शाम मेरे गले में ताबीज डाल दिया था। वो काला सा बड़ा ताबीज मुझे बुरा लगता था, इसलिए उसे मैं जेब में रख के घूमता था। इसके लिए कई बार डांट भी खाई थी। खाला जा चुकी थी और उनकी बातें भी। वो लेटी थी सामने एक मुर्दा जिस्म बनकर, किसी बच्चे की तरह आंख बंद की। मैं, मम्मी, पापा और मेरी बड़ी बहन परा जनाजे के सामने बैठे थे। मोहल्ले के बाकी औरतों के साथ मम्मी तस्वीर में कुछ पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते बार बार उनकी नजर घड़ी पर भी चली जाती थी। उनका ध्यान कहीं और था। दरअसल उस शाम पास में रहने वाले मेरे मामू के बेटी का हल्दी का फंक्शन था। उनको घाई था कि ये सब निपटा के हल्दी में जाए। उठाइए भाई, देखिए जरा संभल के। हाँ भाई, कोने से उठाइए। हाँ। कुछ देर बाद खाला का जनाजा उठाया गया और 4 कंधों पर लाद कर लोग उन्हें बड़ी कब्रिस्तान की तरफ ले जाने लगे। किसी ने ऐलान किया, भाई मगरब पर फातिहा होगा, इंशाल्लाह सब लोग मौजूद रहे। जिंदगी भी कैसा एक खेल होता है। एक ही मोहल्ले में एक तरफ ये मकान था जहाँ सिसकियां गूंज रही थी, और दूसरी तरफ मेरे मामू का मकान था जहाँ रात के लिए जश्न की तैयारियां चल रही थी। आज पूरी रात सबको वहीं रुकना था। म्यूजिक, डांस, सबकी तैयारी हो चुकी थी। जलेबियां भी बनने वाली थी। मम्मी बोली, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, मामू 2 बार फोन कर चुके हैं। मामू के यहाँ जाना मुझे पसंद था। पहले तो बहुत जाता था, क्योंकि मामू का बेटा आदिल जो मेरी ही उम्र का था, हम दोनों दिन भर साथ खेलते थे। पर जब आदिल को अचानक पैरालिसिस का अटैक हुआ और वो बिस्तर से लग गया, मेरा वहां जाना भी कम हो गया था। मैं किसी सोच में पड़ गया था। बाथरूम की तरफ जाते जाते मम्मी से पूछा, मम्मी फातिहा क्या होता है? वो कह रहे थे ना, जब कोई मर जाता है उसके लिए किया जाता है। उन्होंने बताया कि फातिहा का मतलब गुजरे हुए किसी इंसान की पसंदीदा खाने की चीजें बनाना।
और फिर उन चीजों को सामने सजाकर दुआ पड़ी जाती है। वो खाना किसी गरीब को दे देते हैं। गरीब को देने से माना जाता है कि वो सब चीजें मरने वाले तक पहुंच गई या उसने खा ली। मम्मी ने कहा, तुम्हारे दादा के इंतकाल पे हमने भी तो किया था। तुम फराह के साथ 40 दिन तक हमीदा आपा के पास खाना देने जाते थे। वो फातिया का खाना ही तो था। मैं नहाने को बाथरूम में चला गया। खड़े होकर मैं याद करने लगा वो 40 दिन जब मैं और फराह दादा के फातिया का खाना देने हमीदा आपा के उस टूटे फूटे घर के ऊंची सी चौखट लांग कर पर्दा हटाकर उनके पास जाते थे। सलाम वालेकुम। डरते डरते हम दोनों अपने अपने प्लेट हाथों में पकड़ कर कहते थे। उनका घर बस एक कमरा था मेरे मामू के 2 फ्लोर वाले घर के सामने। हमीदा आपा के कमरे में ईंटों से बनी दीवार पर सफेद रंग से पुताई की थी जो फीका पड़ चुका था। दीवार कहीं कहीं से चिटक गई थी। रूम के बीच में एक पुरानी दस्तरखान पड़ा रहता था। कमरे में मकड़ी के जाले और कोने में कुछ बर्तन, एक टूटा लकड़ी का छोटा सा कबर्ड और एक छोटा सा गुसल खाना होता था। कमरे की दीवार पर एक रस्सी होती थी जहाँ पे कपड़े टंगे होते थे। वो कमरा लोबान से महका होता था। पूरा कमरा छोटी सी पीली बल्ब से रोशन रहता था और दस्तरखान के बीचों बीच होती थी हमीदा आपा। क्या नाम है मूर्ति का? दबी हुई आवाज में यही पूछती थी वो हर किसी से जब भी कोई फातिया का खाना लेके आता था। सफेद रंग था उनका, दूध जैसा सफेद, आंखें बुरी और नजर गहरी थी। चेहरे पर अनगिनत लकीरों का जाल फैला था। एक घुटना लेटाए और एक घुटना खड़ा करके बोलने से पहले एक अजीब तरीके से आंखों में घुलती थी। क्या पसंद था खाने में पोते को? ये खाओ। वो अपने लंबे हाथ हमारी तरफ करके ढकी हुई प्लेट खोलती और अपने एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पलट लेती। तो गोश्त पसंद था मूर्ति को? और दूसरे प्लेट का ढक्कन हटाकर कहती थी, और मीठे जायके के लिए खीर। लाओ लाओ। मैं और फरा उनकी खतरनाक आवाज, डरावनी सूरत और कमरे की भयानक बनावट से घबराने लगते थे। दिल करता था कि जल्दी से हमीदा आपा बर्तन वापस करे और हम भागे। वहां से तेजी से निकलकर हम लोग मामू के यहाँ चले जाते थे। कुछ देर नॉर्मल होते थे, फिर घर चले आते थे। कुछ देर बाद हम मामू के घर पहुंच गए थे। पापा और फरा वहां पहले से थे। मामू के घर उस शाम खूब सजावट थी। घर में बहुत लोग थे। औरतें खाना बनाने में हाथ बटा रहे थे, कुछ बेसन घोल रहे थे, हंसी मजाक हो रहा था। दूसरे बच्चे आंगन में खेल रहे थे। घर में एंटर करने से पहले मैंने देखा कि रशीदा खाला के छोटे बेटे के हाथों में एक कपड़े से ढकी हुई प्लेट है और वो हमीदा आपा के घर दाखिल हो रहे थे उनके फातिया का खाना लेकर। खैर, मैं अंदर चला गया। अरे अब आ रहे हो? मम्मी के दूं कहीं के? हॉल में पीली ड्रेस में बैठी हुई रूही आपा ने मुझे देखकर कहा। थोड़ी देर में उनके साथ बैठ गया। आदिल का है? उसे ऊपर बाहरी कमरे में लेटा दिया है। यहाँ शोर शराबा होगा ना, इसलिए जाओ मिलाओ। मैं ऊपर बालकनी वाले कमरे में पहुंचा तो देखा कॉर्नर वाले बेड पर आदिल लेटा था। मुझे देखकर वो मुस्कुराया। मैंने पूछा, कैसे हो आदिल? तो वो कुछ बुदबुदाया जो मुझे समझा नहीं। आदिल को इतने दिन बाद यूं देखकर अफसोस हो रहा था। कहाँ हम 2-3 साल तक मोहल्ले में छुपन छुपाई खेलते थे। कैरम खेलने का आदिल को बहुत शौक था। पता नहीं अचानक कौन सी बीमारी लग गई थी उसे कि पूरे जिस्म पर लकवा मार गया था। बस अपने बेड पर लेटा हुआ था, मुंह तिरछा, दाया हाथ मुड़ा हुआ, दोनों पैर अजीब तरीके से घूमे हुए। करवट भी नहीं ले सकता था वो खुद से। बस अपनी गीली आंखों से मुझे देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। शायद पानी चाहिए था उसे, इसलिए मैंने बोतल उसके मुंह को लगाकर 2 घूंट पानी पिला दिया। आदिल की हालत देखकर मेरी सांस रुकने लगी। मैं ताज़ा हवा लेने के लिए कमरे से लगी बालकनी पर आ गया। सड़क की दूसरी तरफ हमीदा आपा के कमरे पर नजर गई। काली सलाखों वाले उस छोटे से खिड़की से हमीदा आपा का चेहरा हल्का हल्का दिख रहा था। वही भयानक चेहरा जिसकी मुस्कुराहट बहुत डरावनी थी। मैं उन्हें देखकर वहां से हट गया। चलो भाई शुरू करो, देर किस बात की है? आवाज़ गूंजी और ढोलक बजना शुरू हो गई। रूही अपी अपने दोनों हाथों में लड्डू लिए बैठी थी। कुछ लोग उसे हल्दी बेसन वाले उपटन लगा रहे थे। आदिल को भी यह नज़ारा देखना ज़रूरी था, इसलिए मामू ने आदिल को गोद में उठाकर वहीं नीचे सबके बीच में बिठा दिया। बहुत देर तक नाच गाना चलता रहा। फिर खाने का सिलसिला शुरू हुआ जो रात 11:30-12 तक चल रहा था। सब लोग सोते सोते रात का 1:30 बज गया था। पापा और फरा तो घर लौट गए थे, लेकिन मम्मी वहीं रुकने वाली थी। जाहिर है मैं भी वहीं रुक गया।
मैं मम्मी और फूफी के साथ वही बालकनी वाले कमरे में लेट गया। थकान काफी थी, इसलिए आग भी लग गई। लेकिन आग खुली यही कोई 3 साढ़े 3 बजे के आसपास। बालकनी वाले दरवाजे का पर्दा सरका हुआ था। दूर एक बिल्डिंग की रोशनी चेहरे पर पड़ रही थी। मैं उठा और पर्दा बराबर करने लगा, लेकिन तभी चौंक गया। नजर नीचे सड़क पर पड़ी तो हमीदा आपा के खिड़की में हलचल दिखी। रोशनी कम थी, लेकिन घुप अंधेरे में नजर आ रहा था। उनके हाथ में प्लेट थी, जो वो उस तरफ बैठे किसी शख्स को बार बार हाथ बढ़ाकर खाने को कह रही थी। इतने रात में कौन होगा, मैंने सोचा। डर तो लग रहा था, लेकिन ये भी अजीब लग रहा था कि इस वक्त हमीदा आपा किसके साथ बैठी होंगी। मैं गमले के आड़ से देखने लगा। खिड़की के सलाखों के उस तरफ बैठी हमीदा आपा बाकायदा बात कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। अचानक उनकी मुस्कुराहट थम गई और उन्होंने आहिस्ते से अपनी गर्दन खिड़की की तरफ घुमाई और फिर बालकनी की तरफ ऊपर देखने लगी, घूरती आंखों से। मैं धम से बैठ गया, बालकनी की दीवार के पीछे। सांसें तेज हो गई थी और जिस्म कांपने लगा था। एक थरथराहट महसूस कर रहा था मैं अपने अंदर। क्या कर रही थी वो उस वक्त? पलट कर देखा तो मम्मी सो रही थी। दिमाग कह रहा था कि जाकर मम्मी के बगल में वापस सो जाओ, लेकिन लेकिन दिल में सवाल था, क्या हो रहा था वहां? मैं डरते डरते फिर खड़ा हुआ, धीरे धीरे सर उठाया और जैसे ही नजर खिड़की पे गई तो कांप गया। बशीरन खाला खिड़की से मुंह लगाए अब तक मेरी वाली बालकनी की तरफ देख रही थी, और इस बार उनके साथ रशीदा खाला थी। हाँ, खाला, वही जिनका आज इंतकाल हुआ था दोपहर में। वो और हमीदा आपा दोनों खिड़की से ऊपर देख रहे थे। दोनों हंस रहे थे। चेहरे पे सफेदी, पुतलियां सफेद, और वो कपड़ा भी बंधा था जो पैर से सर तक इस तरह बांध देते हैं जो मुर्दे का जिस्म ऐंठने पर मुंह टेढ़ाना हो जाए। मैं उन दोनों को और वो दोनों गौर से मुझे देख रहे थे। मैं भागना चाह रहा था, लेकिन हिल नहीं पा रहा था। चीखना चाह रहा था, लेकिन आवाज घुट गई थी। तभी खिड़की से 4 हाथ बाहर की तरफ निकले, जैसे मुझे छूने वाले हों। उन हाथों का रुख मेरी तरफ था। मैंने महसूस किया कि मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। हाथ बेजान, मैं गिर गया। चीखने की कोशिश की तो लगा जबान ऐंठने लगी है। जिस्म जैसा सुन्न हो गया हो, जैसे लकवा मार गया हो। पूरा जिस्म पैरालाइज था। अब मैं बालकनी में पड़ा हुआ सिर्फ आसमान देख सकता था। सब याद आ रहा था। रशीदा खाला कहा करती थी कि कई साए उन्होंने हमीदा आपा के घर की तरफ जाते देखे थे। वो सही कहती थी। वो सब वही थे जिनके फातिया का खाना हमीदा आपा ने लिया था। मेरे आंख बंद होने लगे। मैं शायद आखिरी बार पहला आसमान देख रहा था। ये आंखें दोबारा कभी नहीं खुलने वाली थी। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा और फिर सब खामोश हो गया। अरे पानी लाओ, कोई होश आ गया, फोन कर दो भाई। सुबह इसी आवाज से मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को बालकनी के बाजू वाले बिस्तर पर पाया। आजू बाजू लोग जमा थे। मम्मी और फराह की आंखें रो रो कर सूख गई थी। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। फिर जब मैं वापस लेटा तो मैंने अपने हाथ पैर देखे। अल्लाह का शुक्र था कि सब सही सलामत था। मैंने हाथ पैर हिलाए। खानदान वालों की भीड़ मुझे घेरी खड़ी थी। उस भीड़ में मेरी नजर दूर कुर्सी पर बैठे आदिल पर थी। वो गीली आंखों से मुझे देख रहा था। अब मैं समझ पा रहा था कि वो क्या कहना चाह रहा था कल शाम को। सब समझ गया था मुझे। पापा मेरे सर पर हाथ फैला रहे थे, लेकिन मैं सोच रहा था कि आखिर मैं कैसे बच गया। जो आदिल के साथ हुआ वो मेरे साथ होते होते रह कैसे गया। तभी मेरी नजर मेरे पैंट की जेब पर गई, जहां मम्मी का दिया हुआ ताबीज झलक रहा था।